दोस्तों, सर्दियों का समय था। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मुंबई से पटना जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर 22971 था, खड़ी थी। तमाम यात्री जो बिहार, पटना या उसके आसपास तक जाने वाले थे, सभी व्यक्ति अपनी अपनी बोगी में अपनी अपनी सीट पर जाकर के बैठते हैं और ट्रेन के चलने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। तमाम यात्री काफ़ी खुश थे। इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिनों तक मुंबई में नौकरी करने के बाद ये अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, इसलिए इनकी खुशी देखते ही बनती थी। ट्रेन 7:25 पर मुंबई से पटना के लिए रवाना होती है। इसी ट्रेन के A2 बोगी के अंदर एक 42 साल की बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम महिला, जो कि एक विधवा थी, काफ़ी पैसे रुपए थे, काफ़ी धन दौलत थे इसके पास। मुंबई में इसका काफ़ी बड़ा कालीन का व्यवसाय था, कई सारी कंपनियां थी, कई सारी फैक्ट्रियां थी, काफ़ी सारा धन दौलत इसके पास था। लेकिन फिर भी इसके जीवन में कठिनाइयां थी। इसका जीवन अस्त व्यस्त था। इसके पति का तकरीबन 3 साल पहले आकस्मिक एक कार एक्सीडेंट से मौत हो गया था। तब से ये काफ़ी दुखी रहा करती थी। अपने माता पिता से मिलने के लिए पटना जा रही थी, क्योंकि इसका असली में घर, इसके माता पिता बिहार के पटना के रहने वाले थे, पटना के एक गांव के रहने वाले थे, और काफ़ी दिनों के बाद ये अपने माता पिता से मिलने के लिए जा रही थी। इसी A2 बोगी में एक 24 साल का नौजवान लड़का भी था, जो कि यहीं मुंबई के अंदर एक प्राइवेट जॉब किया करता था। ट्रेन जब वहाँ से प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, देखते ही देखते अपनी काफ़ी फुल स्पीड में हो जाती है। तमाम यात्री खुश थे और घर जाने का, घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। तमाम चीज़ें उनके दिलो दिमाग में चल रही थी कि घर जाने के बाद इस तरह की खुशियां होंगी, उस तरह की खुशियां होंगी। किसी को पता नहीं था कि हमारी खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। देखते ही देखते हमारी खुशियां में खुशियां तार तार होने वाली है। किसी को कुछ पता नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला था। जैसे ही ट्रेन वहाँ से रवाना होकर के बापी रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है, बापी रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 7 के आसपास नौजवान लड़के उसी बोगी में चढ़ते हैं। 3-4 लड़के इस गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और 3-4 लड़के दूसरे गेट के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाते हैं। जब तक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रहती है, तब तक ये लोग चुपचाप गेट के ऊपर खड़े होते हैं। इन्हें देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारे के सारे लड़के काफ़ी नशे में थे। जब ट्रेन जैसे ही बापी रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करती है, ये 7 लड़के अपने अपने पास रखे हुए हथियार निकालते हैं और बोगी के अंदर प्रवेश करके और हर व्यक्ति को डराने धमकाने लग जाते हैं और कहते हैं कि जितना भी तुम्हारे पास पैसा रुपया है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब कुछ निकाल करके दे दो। जिस औरतों के पास गहने हैं, सारे गहने निकाल करके हम लोग को दे दो। अगर कोई भी देने में आनाकानी किया तो हम उसका जान ले लेंगे। उस बोगी के अंदर आने वाला, जो एक बोगी से दूसरे बोगी के अंदर आने वाला जो रास्ता था, उस रास्ते को भी दोनों तरफ से ये लोग बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद काफ़ी लूटपाट करने लग जाते हैं। जो थोड़ा भी आनाकानी करता है उसके ऊपर चाकू चला देते हैं। इन्हें थोड़ा भी डर नहीं था, थोड़ा भी भय नहीं था, थोड़ी भी दया नहीं थी। ये बिल्कुल निरंकुश हो गए थे। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा और धन दौलत दिख रहा था। जो भी थोड़ा भी मना करता था उसके ऊपर चाकू वगैरह से वार कर देते थे। तमाम व्यक्ति डर जाते हैं, तमाम महिलाएं डर जाती हैं, लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, और ये सारे व्यक्ति सबको शांत करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी चीखा चिल्लाया तो हम उसका जान ले लेंगे। कई लोगों के ऊपर चाकू से वार कर देते हैं, खून खराबा करते हैं। ये देख करके सारे लोग डर करके, जिसके पास भी जो पैसा होता है, जो भी गहना वगैरह होता है, सब लोग इन लोगों के हैंड ओवर करने लग जाते हैं। और इसी क्रम में जब उस 42 साल की महिला के पास ये लोग पहुँचते हैं, और वो काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी, क्योंकि पैसे रुपए की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसकी ज्वेलरी वगैरह लोग निकलवाने लग जाते हैं। पहले वो आनाकानी करती है, पहले मना करती है कि ये सब गलत है, इस तरह से आप लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी एक उसमें से जो नौजवान लड़का था, उसके हाथ के ऊपर चाकू से वार कर देता है और उसका हाथ देखते ही देखते खून से लहूलुहान हो जाता है। वो महिला भी डर करके और अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल करके और इन लोगों को देने लग जाती है। सारी अब ज्वेलरी जो कुछ उसके पास पैसे वगैरह होते हैं, सब कुछ इन लोगों को दे देती है। और इस तरह से लूटपाट ये लोग करते रहते हैं और लूटपाट करके और ये लोग जाने लग जाते हैं। तभी उसमें से एक 18-19 साल का नौजवान लड़का, जो उस महिला की खूबसूरती को देख करके और कुछ उसके दिलो दिमाग में चलने लग जाता है, वो फिर वापस आता है और उस महिला के पास बैठ करके
उसे छेड़छाड़ करने लगता है, उसे इधर उधर छूने लग जाता है। ये सारी चीज़ें देख करके उस बोगी में जो 24 साल का नौजवान लड़का जिसका नाम नीरज पांडे था, उससे रहा नहीं जाता है और वो जा करके उन लड़के से भिड़ जाता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, किस तरह से इस महिला के साथ तुम मिसबिहेव कर रहे हो, किस तरह से किसी महिला को तुम छू रहे हो, हट जाओ यहाँ से। जब ये नीरज पांडे जैसे ही कहता है, वो लड़का इससे मारपीट करने लग जाता है और बाकी जो 6 लड़के थे वो सब भी आकर के और नीरज पांडे को बड़ी बुरी तरह से मारने पीटने लग जाते हैं और नीरज पांडे के कंधे के ऊपर चाकू से वार कर देते हैं। वो उसके कंधे से खून बहने लग जाता है, उसके धक्का मार करके नीचे गिरा देते हैं और फिर से उस महिला के साथ ज्यादती करने लग जाते हैं। 2 लड़के उसके पैरों को पकड़ लेते हैं और 2 उस महिला के हाथों को पकड़ करके और एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता रहता है। ये सारी चीज़ें नीरज पांडे देखता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है, फिर वो उससे लड़ने भिड़ने लग जाता है और फिर नीरज पांडे को मार करके लोग गिरा देते हैं। महिला भी अपना पूरी ताकत लगाती है, पूरी जोर लगाती है, अपने आप को इनसे बचाने की कोशिश करती है, इनके चुंगल से बचाने की कोशिश करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस बोगी में बैठे हुए जितने भी लोग थे, सारे लोग मुख दर्शक बन करके और डर के मारे चुपचाप ये सारी ज्यादतियाँ देखते रह जाते हैं। वो लड़के अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला लास्ट तक अपने आप को बचाने में लगी ही रहती है। तब तक से स्टेशन आता है और जैसे ही उनको पता चलता है कि स्टेशन आने वाला है, फिर से इस महिला के साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि जाते जाते इसके साथ कुछ कर लें, लेकिन महिला लड़ती रहती है, भिड़ती रहती है और इसी बीच में उस महिला को एक लड़का गुस्से में इतना ज़ोर से धक्का मार देता है कि वो जा कर के गिर जाती है और उसके बैक साइड में पीछे सिर में इतनी गंभीर चोट लग जाती है कि सिर फट करके और लगातार वहाँ से उसके सिर से खून बहने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है। नीरज पांडे फिर उठता है और फिर से उन लोगों से लड़ने भिड़ने लग जाता है और अपना जो शर्ट पहना हुआ था, अपने शर्ट को निकाल करके और उस शर्ट से उस महिला के सिर को जोर से बांध करके और खून बहने से उसे बचाने की कोशिश करता है। स्टेशन आता है और वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाते हैं और फिर से अपना जो भी सामान वगैरह होता है, जो भी इन्होंने लूटा हुआ होता है, सब कुछ लेकर के और ट्रेन से भागने लग जाते हैं। 6 लड़के ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन सबसे पीछे एक लड़का जो था वो ट्रेन से उतरने वाला था। तब तक से नीरज पांडे फिर से जोश दिखाते हुए और दौड़ करके और घसीट करके अपने आप को और उसके पैरों को पकड़ करके खींच लेता है। और नीरज पांडे की इस बहादुरी को देखते हुए इस बोगी के अंदर जितने भी लोग थे सबके अंदर जोश आता है और सब दौड़ करके और उस एक व्यक्ति को, एक लड़के को पकड़ करके बोगी के अंदर खींच लेते हैं और दोनों तरफ के बोगी का गेट बंद कर देते हैं। जो 6 थे वो तो भाग चुके थे, लेकिन एक उसमें से पकड़ा गया था। तभी स्टेशन पर ट्रेन खड़ी होती है और ये लोग हाथ बाहर निकाल करके खिड़की से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। एक आरपीएफ का जवान देखता है और भाग करके जब गेट खुलवा करके अंदर आता है तो देखता है कि इस बोगी के अंदर तो काफ़ी निर्मम काम हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ खून, चारों तरफ मारपीट, चारों तरफ लूट, ये सब चीज़ें हुआ है। आरपीएफ वाला तुरंत सबको शांत कराता है और तुरंत उस महिला को और नीरज पांडे को भी काफ़ी चोटें आई हुई थी, इनको लेकर के हॉस्पिटल जाता है और जो एक लड़का पकड़ा गया था उसको तुरंत ले जा करके अपने आरपीएफ टीम को हैंडओवर कर देता है। नीरज पांडे और इस महिला का नज़दीक के ही एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया जाता है। नीरज पांडे तो बहुत ज़्यादा इसको चोट नहीं आई हुई थी, जगह जगह पर इसके कटे पीटे खरोच जैसे थे। वो अगले ही दिन नीरज पांडे ठीक हो जाता है, लेकिन इस महिला का जो हाथ में चाकू उसने चलाया था उसमें आधी नस कट गई थी और सिर में इतना गहरा चोट लग गया था कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी। सिर के अंदर से सिर फट करके और जो ब्लड था अंदर ही अंदर रिस गया था, जिसके वजह से डॉक्टर कह रहे थे कि ये ब्रेन हैमरेज का भी हो सकता है, इसलिए उसको आईसीयू में डाल दिया जाता है और ट्रीटमेंट उसका चलने लग जाता है। वो बेहोश थी, उसको होश नहीं था। डॉक्टर्स कहते हैं कि हो सकता है इनको होश आने में तकरीबन 1 महीने तक का भी समय लग सकता है, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। नीरज पांडे जब ये देखता है तो उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। नीरज पांडे कहता है कि मैं इनका देखभाल करूँगा। उस महिला का कोई कंटेक्ट किसी के पास नहीं था कि इसके घर वालों से कंटेक्ट किया जाए। नीरज पांडे वहीं पर रुकता है, उसी महिला के पास रुकता है और उसकी तकरीबन 15 दिनों तक देखभाल करता है।
15 दिनों के बाद उसको होश आता है, और जब होश आता है और महिला ये सारी चीज़ें देखती है और सारी चीज़ें जब समझती है कि नीरज पांडे किस तरह से अपनी जान की बाजी लगा करके और उसे बचा रहा था, किस तरह से उसे हॉस्पिटल ले आकर के और किस तरह से 15 दिनों तक उसकी सेवा किया है, ये सारी चीज़ें देखते हुए महिला नीरज पांडे के काफ़ी करीब आने लगती है। नीरज पांडे के दिलो दिमाग में भी इस महिला के प्रति कुछ ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं। जब सारी चीज़ें मैं आपको विधिवत बताऊंगा तो आप भी इस पूरी कहानी को सुन करके दंग रह जाएंगे। काफ़ी एक दिल को बिल्कुल तार तार कर देने वाली और एक बहादुरी की कहानी है कि किस तरह से एक नौजवान लड़के ने एक महिला को बचाया, और जिस महिला को बचाया उसने, वही महिला उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में स्थान देती है और एक बड़ा मुकाम उस लड़के को बनाने में उसका साथ देती है। बहुत ही प्यारी कहानी है। जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इस बहादुरी का इस महिला ने जो रिजल्ट इस लड़के को दिया, काबिल तारीफ था। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा एक ही आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। बिहार के पटना जिले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है अकबरपुर। इसी अकबरपुर में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था अवधेश पांडे। अवधेश पांडे के परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। अवधेश पांडे छोटी मोटी उनकी खेती थी, खेती बाड़ी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका बड़ा बेटा जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो मुंबई चला जाता है, जिसका नाम सूरज था, सूरज पांडे। वो मुंबई चला जाता है और किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने लग जाता है। इधर नीरज पांडे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद अपने भाई से बात करता है और कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अब कुछ न कुछ काम करूँ, जिससे पिताजी को अब काम न करना पड़े, क्योंकि ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। और बहन भी है, ये भी 10वीं पास कर चुकी है और धीरे धीरे अब इसके भी शादी विवाह के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके पास आ जाऊं और मैं भी छोटा मोटा काम करना शुरू कर दूं। सूरज पांडे कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ। और अपने भाई से, अपने माता पिता से बात करने के बाद नीरज पांडे मुंबई चला जाता है और जिस कंपनी में सूरज पांडे काम करता था उसी कंपनी में नीरज पांडे का भी वो काम लगवा देता है और नीरज अपने भाई के साथ ही मुंबई में ही काम करने लग जाता है। दोनों भाई साथ रहते हैं, साथ खाते पीते हैं, एक ही घर में रहा करते थे, किराए के घर में, और एक ही कंपनी में काम किया करते थे। दिन ठीक ठाक कट रहा था। एक दिन अचानक से घर से नीरज पांडे के पास फ़ोन आता है और उसके पिताजी कहते हैं कि नीरज, तुम्हारी माँ काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, काफ़ी बीमार है और इसका ट्रीटमेंट कराना है, पैसे रुपए की भी ज़रूरत है। वो अपने भाई सूरज पांडे से बात करता है और सूरज उसको कुछ पैसे देता है और कहता है कि ठीक है, तुम घर चले जाओ और जाके माँ का किसी भी तरह से जैसे भी हो सकता है इलाज वगैरह कराओ और जैसा भी होगा तुम बताते रहना। और वहाँ से फिर नीरज पांडे अगले ही दिन ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ करके और वो पटना के लिए, अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। जिस ट्रेन में वो A2 बोगी में उसके भाई ने उसका जो रिजर्वेशन कराया था, उसी में एक 42 साल की मुस्लिम महिला थी जिसका नाम सकीना था। सकीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। सकीना का वहीं पर मुंबई के अंदर ही एक काफ़ी बड़ा व्यवसाय था। उसके पति का व्यवसाय था। उसके पति काफ़ी सालों से वहाँ पर कालीन का व्यवसाय करते थे और धीरे धीरे उनका व्यवसाय काफ़ी बढ़ चुका था। शुरू में तो वो छोटे लेवल पर उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन 2-4 सालों के अंदर वो काफ़ी बड़े लेवल में व्यवसाय को लेकर के गए थे। कालीन के कई सारी उन्होंने कारखाने लगा लिए थे, बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे मजदूर उनके पास काम करते थे। देखते ही देखते उसका पति वहाँ पर कालीन के व्यवसाय में से करोड़पति बन चुका था। सकीना भी बहुत अपने पति के साथ खुश थी, काफ़ी अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन 3 साल पहले सकीना के पति का अचानक से एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। तब से सकीना की ज़िंदगी बिल्कुल टूट सी जाती है, उसका जीवन बिखर सा जाता है। अब जो भी उसके रिश्तेदार वगैरह थे, जो उसके पति के भाई वगैरह थे, उसके पूरे व्यवसाय को हड़पना चाहते थे, लेकिन सकीना किसी भी तरह से उस पूरे व्यवसाय को किसी दूसरे के हाथों में नहीं दे रही थी और वो कमर कस करके और अपने पति के पूरे व्यवसाय को संभाल रही थी। पैसे रुपए खूब थे, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ठेस था
कहीं न कहीं दर्द था, अकेलापन उसे काटता था। उसका कोई बच्चा भी नहीं था। वो अक्सर यही सोचा करती थी कि इस जीवन में ये सब धन दौलत रुपया पैसा क्या है, जब न पति का प्यार है न बच्चा है, तो ये सब सारे पैसे रुपए लेकर के क्या करूँगी। और काफ़ी दिनों तक वो काफ़ी परेशान रहा करती है, फिर भी अपने बिजनेस को किसी और के हाथों में नहीं जाने देती है और बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से रन करती रहती है। एक दिन वो सोचती है कि मैं भी काफ़ी दिन हो गए, कई साल हो गए, तकरीबन 8-10 साल हो गए और मैं अपने माता पिता से नहीं मिल पाई हूँ, और एक बार चल करके और अपने माँ बाप से भी मिला जाए। उसके माता पिता पटना में ही रहा करते थे, पटना सिटी में ही उनका घर था। वो यही सोच करके और पटना के लिए रवाना हो रही थी। जिस बोगी में वो बैठी हुई थी उसी में 24 साल का नौजवान लड़का नीरज पांडे भी बैठा हुआ था। लेकिन ट्रेन जैसे ही मुंबई से रवाना होती है और जैसे ही वापी स्टेशन पर पहुंचती है तो उसी बोगी के अंदर 7 नौजवान लड़के घुस जाते हैं। 3-4 एक गेट पर खड़े हो जाते हैं और 3-4 एक गेट पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखने के बाद जो भी उन्हें देख रहा था वो ऐसा ही महसूस कर रहा था कि ये 7 लड़के फुल नशे में हैं। उनके कपड़ों से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लड़के चोर उचक्के ही होंगे। और कुछ लोग आपस में बातें भी कर रहे थे कि देखो ऐसे लड़के ही पॉकेटमारी करते हैं, ऐसे लड़के ही सामान चोरी करते हैं, ये सारे लड़के देखो नशे की हालत में हैं। लड़के चुपचाप उस गेट पर खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वापी स्टेशन से ट्रेन रवाना होती है, तीनों लड़के एक गेट से और 4 लड़के दूसरे गेट से उस बोगी के अंदर दाखिल होते हैं। और दाखिल होते ही अपने पास रखे हुए जो भी कट्टे वगैरह थे, जो भी उनके पास हथियार थे, जो भी चाकू वगैरह था, सब कुछ निकाल करके और पैसेंजर्स को डराने लग जाते हैं और कहते हैं कि अपना जो कुछ भी है, जो कुछ भी पैसा रुपए तुम लोगों के पास है, सारे पैसे रुपए गहने वगैरह सब कुछ निकाल दो, नहीं तो हम लोग किसी को भी इस बोगी में छोड़ेंगे नहीं। और कई लोगों के ऊपर तो वो चाकू वगैरह से वार भी कर देते हैं, कई लोगों की खून खराबे भी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें देख करके वहाँ चीख पुकार मच जाती है। तब उसके बाद वो उसमें से एक लड़का और अपने कट्टे से बोलता है कि अगर तुम लोग ऐसे चीखोगे तो इस गोली से मैं मार दूंगा, इसलिए अपने मुंह को बंद रखो। कई लोगों को चाकू से भी वार कर देते हैं और सब लोग चुपचाप और वहीं पर दबे हुए और उनकी बातें मानते रहते हैं। जो भी उनके पास सामान था, जो भी ज्वेलरी वगैरह था, सब कुछ निकाल करके उनको देते रहते हैं और वो सारे लड़के अपने बैग में वो सारी चीज़ों को लेकर के भरते रहते हैं, सारा सामान लूट लेते हैं। कोई भी मुंह नहीं खोलता। लेकिन नीरज पांडे उसमें बैठे बैठे और ये सारी चीज़ें देख देख करके और दुखी हो रहा था और सोच रहा था कि कैसे इंसान हैं ये लोग, किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं, किस तरह से लोगों की गाढ़ी कमाई को ये लोग लूट रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और एक बार वो जब आवाज़ उठाता है तो सारे लड़के मिल करके और नीरज पांडे को बुरी तरह से मार करके गिरा देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ लूट लेते हैं और लूट करके जब जाने लगते हैं तो उसी में से एक 18-19 साल का नौजवान लड़का था। उसकी नज़र सकीना पर पड़ती है और सकीना की खूबसूरती को देख करके वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। वो रुक जाता है और रुक करके सकीना के पास आकर के बैठ जाता है और सकीना को इधर उधर छूने लग जाता है, इधर उधर हाथ का लगाने लग जाता है, इधर उधर टच करने लग जाता है, उससे बदतमीजी करने लग जाता है। उसके दिलो दिमाग में उसके कुछ और ही चल रहा था। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। सकीना अपने आप को बचाती है क्योंकि पहले भी सकीना ने आवाज़ उठाया था सामान देने के लिए, तो उसके ऊपर इन लोगों ने वार कर दिया था। डर के मारे उसने अपना सामान तो दे दिया था, लेकिन जब वो अपनी इज्जत को इस तरह से तार तार होते हुए देखती है तो फिर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि इस तरह से आप लोग ज़बरदस्ती मेरे साथ नहीं कर सकते। उस लड़के से कहती है कि बच्चे तुम्हारी उम्र क्या है और तुम मुझ जैसी औरत के साथ इस तरह से ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बातें जैसे ही वो लड़का सुनता है और उग्र हो जाता है और अपने हाथ में लिए हुए चाकू से उसके हाथ के ऊपर वार कर देता है। उसके नस के ऊपर लगती है और नस से लगातार खून बहने लग जाता है। ये चीज़ें देख करके नीरज पांडे आग बबूला हो जाता है और चीखते चिल्लाते हुए उस लड़के से जाकर के भिड़ जाता है, उससे मारपीट करने लग जाता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, इतनी बड़ी उम्र की हैं और इनके साथ तुम इस तरह से काम कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देख के जो बाकी लड़के थे वो सब वापस फिर आते हैं और नीरज पांडे को बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। नीरज पांडे का जगह जगह इधर उधर उसके शरीर पर चाकुओं से वार कर देते हैं। नीरज पांडे को फिर से मार करके और नीचे गिरा दिया जाता है।
नीरज पांडे चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है कि इस तरह से उनके साथ ज्यादती मत करो, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। उसमें से एक जो 2 लड़के थे उस महिला के पैरों को पकड़ लेते हैं और 2 लड़के उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और बाकी जो लोग थे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते रहते हैं। उसके साथ इधर उधर छूते हैं, टच करते हैं। उस महिला के साथ वो सब कुछ करना चाहते हैं जो कि शायद एक महिला के साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। अपने आप को बचाने के लिए वो पूरा हाथ पैर मारती है और इसी दौरान एक लड़का जो होता है वो उसे ज़ोर से धक्का मारता है और वो नीचे गिरती है और उसके सिर में इतना तेज चोट लगता है कि तुरंत सिर के पीछे से लगातार खून बहने लग जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर काफ़ी खून बह जाता है। ये चीज़ें देख करके बोगी वालों के आंखों में आंसू बहने लग जाता है। हर व्यक्ति सोचने लगता है कि इस महिला के साथ किस तरह से ये लोग ज्यादती करते हैं। ये सारी चीज़ें देख करके लड़के फिर उस महिला को छोड़ करके और गेट के पास भाग जाते हैं और जैसे ही अगला स्टेशन आता है वो लड़के उसमें से निकल करके और भागने लग जाते हैं। इधर पांडे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं था। 6 लड़के से उस बोगी में से जैसे ही स्टेशन आता है उतर करके भागते हैं, लेकिन 7वां लड़का जैसे ही भागने वाला होता है नीरज पांडे दौड़ करके और अपने आप को, अपनी बॉडी को घसीट करके और उस लड़के के पैर को पकड़ करके खींच लेता है। और जैसे ही नीरज पांडे को खींचता हुआ उस बोगी के बाकी लोग देखते हैं, उनके अंदर भी जोश आता है और सब भाग करके और उस 7वें लड़के को पकड़ करके खींच लिया जाता है और दोनों तरफ से गेट को बंद कर दिया जाता है। स्टेशन पर ट्रेन आकर के लग गई होती है। वो 6 भाग चुके थे और एक लड़के को पकड़ा जा चुका था। सारे लोग दोनों तरफ से गेट बंद करके और खिड़की से हाथ निकाल करके चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसी प्लेटफॉर्म पर एक आरपीएफ वाला जा रहा था और इन लोगों को इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए देख करके भाग कर आता है और जब इनसे पूछता है और सारी बातें जब ये लोग बताते हैं, तुरंत दोनों डब्बे खोलवाता है और खोलने के बाद जब अंदर के दृश्य को देखता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। इधर नीरज पांडे उस महिला के जो सिर फटा था, जैसे ही उससे खून बह रहा था उसी समय नीरज पांडे भाग करके और अपने शर्ट को फाड़ करके और शर्ट से उस महिला के सिर को बांध दिया होता है। खून थोड़ा सा बंद हुआ होता है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का खून बह ही रहा था। लेकिन नीरज पांडे एक बहादुर लड़का था, एक नेकदिल लड़का था। इस महिला के लिए उसने बहुत कुछ किया था। इस महिला का जब खून बह रहा था वहाँ पर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन किसी के अंदर इतना दम नहीं था कि उन 6 के बीच में जा करके और उसके सिर को बांध करके उसके खून को बचाया जाए। लेकिन उस टाइम भी नीरज पांडे ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन अपने जोश को दिखाते हुए, अपनी मर्दानगी को दिखाते हुए और खड़ा होता है और अपनी शर्ट को पहने हुए नए शर्ट को फाड़ करके और उस महिला के सिर पर जोर से बांधता है, जिससे उसका खून रुक गया होता है। जैसे ही आरपीएफ वाला ये सारी चीज़ें देखता है, इन दोनों को, नीरज पांडे को भी और उस महिला को भी तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर के जाता है और जो लड़का पकड़ा गया था उसमें से 7वां लड़का उसको अपनी टीम के हैंडओवर कर देता है। टीम उससे पूछताछ करती रहती है। नीरज पांडे को और सकीना को दोनों को नज़दीक के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। नीरज पांडे को तो बहुत ज़्यादा चोटें नहीं थी, इधर उधर थोड़ा बहुत कटा पीटा और खरोच सा था। अगले ही दिन मरहम पट्टी करके नीरज पांडे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन सकीना काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी। उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था, आईसीयू में डाला गया था। उसका सीटी स्कैन वगैरह डॉक्टर्स कराते हैं और कहते हैं कि इनके सिर के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा चोट है, अंदर से फट चुका है और अंदर से ही इनके सिर के अंदर खून का रिसाव चारों तरफ से हो गया है। ये हो सकता है कि ब्रेन हैमरेज भी हो गया हो। इस तरह से जब डॉक्टर कहते हैं तो नीरज पांडे वहाँ पर उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि फ़िलहाल बेहोश हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे कंडीशन में इनको होश 10-15 दिन के अंदर आएगा या महीनों दिन बाद आएगा या कितने दिनों बाद आएगा, ये ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इनके ट्रीटमेंट ऐसे चलता रहेगा, सिर का ऑपरेशन वगैरह हो सकता है करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। सभी लोग दुखी थे। सकीना का कोई, उनके घर वालों का कोई एड्रेस नहीं था, कोई नंबर नहीं था जिससे उनके घर वालों से कांटेक्ट किया जाए। और जब नीरज पांडे डिस्चार्ज हो जाता है तो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब
मैं इनका देखभाल करूँगा, जब तक ये यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो जाएंगी तब तक मैं इन्हीं के पास रहूँगा। जब उसकी ये चीज़ें लोग देखते हैं, पुलिस वाले और हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह नीरज पांडे की इन सारी दिलेरी को देखते हैं, तो हर व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लग जाता है कि एक ऐसा लड़का जिसने ट्रेन में भी इस महिला को बचाया है और आज अपना सब कुछ अपने माता पिता से मिलने न जा करके और इस महिला के साथ रह करके और तब तक के लिए इसके साथ रुकने की कह रहा है कि जब तक उसको होश नहीं आ जाता है। इसे भी पता नहीं है कि महीने दिन में होश आएगा कि कितने दिन लग जाएंगे, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि जब तक इनको होश नहीं आ जाएगा तब तक मैं इनके पास ही, इनकी सेवा में ही रहूँगा। नीरज पांडे उसका सेवा करता रहता है और 15 दिन के बाद ही ये खुशखबरी मिलती है कि सकीना को होश आ जाता है। ट्रीटमेंट वगैरह जो भी डॉक्टर्स ने किया था, ऑपरेशन वगैरह की नौबत नहीं आई थी, जो भी दवा वगैरह दिया गया था उससे अंदर का जो ब्लड वगैरह था, जो रिसाव था वो बंद हो गया था और दवा वगैरह से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तकरीबन 15 दिन के बाद उसे होश आता है और जब सकीना को होश आता है और सारी कहानी जब वो जानती है, डिब्बे में जो हुआ था वो सारी चीज़ें उसने देखा ही था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यहाँ एडमिट कराने से लेकर के 15 दिनों तक सारा सेवा सत्कार करने तक, जब तक उसे होश नहीं आता है, सारा चीज़ करने वाला ये नीरज पांडे ही है। नीरज पांडे की तरफ देख करके उसके आंखों से आंसू बहने लग जाता है और वो लगातार नीरज पांडे की तरफ देखती रहती है। होश आने के बाद कुछ दिनों तक और हॉस्पिटल में वो रहती है और नीरज पांडे लगातार उसका सेवा करता रहता है, सारी काम उसका करता है। उसे उठाने बैठाने से लेकर, उसे खिलाने पिलाने से लेके, उसके दवा वगैरह देने से लेकर के उसके जो भी उसके क्रियाकर्म करना होता है, सारी चीज़ें नीरज पांडे ही उसको करता है। और इन सारे क्रियाकलापों के बीच में कहीं ना कहीं सकीना नीरज पांडे की काफ़ी नज़दीक आ रही थी। दोनों के बीच में उम्र का काफ़ी गैप था। कहाँ सकीना 42 साल की, नीरज पांडे 24 साल का। ये सारी चीज़ें उसके दिलो दिमाग में चल रही थी। धर्म भी अलग था, वो मुस्लिम थी, ये हिंदू था, वो भी हिंदू में, ये ब्राह्मण था। सकीना के दिलो दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि शायद हम दोनों का तो मिलन हो ही नहीं सकता है, हम दोनों के बीच में तो काफ़ी भेद है, काफ़ी अंतर है। लेकिन फिर भी उसका दिल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था और कहीं ना कहीं उसका दिल उस नीरज पांडे के चारों तरफ ही, उसके इर्द गिर्द ही घूमा करता था। और यही चीज़ें नीरज पांडे के दिलो दिमाग में भी चल रहा था। वो भी सोचता था कि ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरे घर वाले इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसके उम्र में और मेरे उम्र में भी काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी नीरज बार बार सकीना के बारे में ही सोच रहा था। यूँ कहें कि इन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी लगाव हो गया था, इन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी प्यार हो गया था और शायद ये दोनों हर पल एक दूसरे के बारे में ही सोचा करते थे। कुछ दिनों के बाद जब सकीना डिस्चार्ज होती है तो सकीना को अपने साथ लेकर के और नीरज जाता है और सकीना को उसके घर छोड़ने के बाद फिर वो अपने घर चला जाता है। वहाँ घर जाने के बाद सकीना और नीरज पांडे के बीच में लगातार घंटों घंटे टेलीफोन पर बातें होती रहती हैं, दोनों बातें करते रहते हैं। तकरीबन 10 दिन के बाद सकीना एक दिन नीरज पांडे को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि आज मेरे घर अगर तुम आ सकते हो तो तुम्हारी मर्जी है। नीरज कहता है कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। और नीरज पांडे उसके घर पहुँचता है। जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसके घर पे कोई भी नहीं था। सकीना उसे कहते हैं कि आज जो मेरे मम्मी पापा हैं ये लोग रिश्तेदारी में गए हैं, एक शादी में गए हैं, आज घर में मैं अकेले ही हूँ और तुम्हें जो कुछ भी खाना पीना है बताओ, मैं मंगा देती हूँ ऑर्डर करके। खाना पीना मंगाती है, दोनों खाते हैं और वो कहते हैं कि आज की रात तुम यहीं पर आराम कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। नीरज तैयार हो जाता है और फिर उस रात इन दोनों के बीच में संबंध कायम हो जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, दोनों एक दूसरे से लगातार बातें करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। अब आप सोच ही सकते हैं जब इन दोनों के बीच में संबंध कायम हो गया तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया था। दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। नीरज कहता रहता था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और सकीना कहती है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में काफ़ी गैप हैं। नीरज कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सारी चीज़ों को, सारी बंदिशों को तोड़ करके और तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। सकीना कहती है कि अगर तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं सहर्ष तुम्हें स्वीकार करती हूँ और चाहे कोई भी बंदिशें हमारे जीवन में आएगी, हम सारी चीज़ों को तोड़ करके और एक दूसरे का हमेशा बन के रहेंगे। इस तरह से बातें होती रहती है। 10 दिन के बाद सकीना नीरज से कहती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ, चलना है तुम्हें? नीरज कहता है कि नहीं,
मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मेरी माँ की तबीयत काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर्स काफ़ी पैसे का डिमांड कर रहे हैं, तकरीबन 3-4-5 लाख रुपए मेरी माँ के ट्रीटमेंट के लिए लग जाएगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैंने भाई से बताया है। मेरे पिताजी कुछ लोन वगैरह लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत जो खेती बाड़ी है उसको गिरवी रख करके और पैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं मेरी माँ का ट्रीटमेंट कराने के लिए। जब मेरी माँ का ट्रीटमेंट हो जाएगा तभी मैं आगे के बारे में कुछ भी सोच पाऊँगा। सकीना जब ये बातें सुनती है तो काफ़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि ये सारी बातें तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। अपनी माँ का ट्रीटमेंट कराओ, जितने भी पैसे रुपए लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर यहाँ ट्रीटमेंट होता है तो ठीक, नहीं तो तुम अपनी माँ को मेरे साथ लेकर के और मुंबई चलो, हम वहीं चलेंगे और वहीं पर ट्रीटमेंट कराएंगे। ये बातें जब नीरज अपने घर में अपने माता पिता को बताता है, अपने भाई को बताता है, तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और फिर वो मुंबई लेकर के जाती है। उसकी माँ का काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराती है। थोड़े ही दिनों के बाद उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और जब माँ ठीक हो जाती है तो नीरज की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर नीरज अपनी माँ से कह देता है कि माँ, मैं सकीना से प्यार करता हूँ और इनसे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो उसके माता पिता ये कहते हैं कि वो मुस्लिम है और तुम्हारे से उम्र में भी काफ़ी बड़ी है, ऐसा संभव कैसे है, समाज वाले क्या कहेंगे। लेकिन जब नीरज कहता है कि समाज हमारे घर में खाना पहुंचाने के लिए नहीं आता है, हमारे दुख में समाज हमारा साथ नहीं देता है, जिस दिन माँ बीमार थी उस दिन समाज के लोगों ने हमें पैसे देने के लिए नहीं आया, इसी महिला ने ही हमारी मदद किया है, इसी महिला ने ही माँ का ट्रीटमेंट कराया है, तो हम समाज की बातों को सुनेंगे या इनकी बातों को सुनेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं इनको प्यार करता हूँ और अगर शादी मैं करूँगा तो इन्हीं से करूँगा। ये बातें जब सारे घर वालों को पता चलती है तो नीरज की सबसे पहले बहन कहती है कि अगर भैया उनके साथ शादी करके खुश हैं तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये बातें जब घर वाले, माता पिता, भाई सब जब सुनते हैं तो सभी लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और अगले ही 2-4 दिनों के अंदर सकीना और नीरज की काफ़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। सकीना नीरज पति पत्नी बन करके सकीना के ही एक आलीशान बंगले में रहने लग जाते हैं और उसी घर में सकीना नीरज के भाई, उसके माता पिता, उसकी बहन सबको गांव से बुला करके वहीं रखने लग जाती है। पूरा परिवार एक साथ बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही हंसी खुशी के साथ रहने लग जाते हैं। अब नीरज और उसका बड़ा भाई को किसी दूसरे कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वो सारे लोग सकीना के ही जो कालीन का व्यवसाय था, उन सारे कालीन के व्यवसाय को सारे लोग संभालने लग जाते हैं और सकीना और नीरज पूरे व्यवसाय को बड़े ऊंचे स्तर पर फैलाने लग जाते हैं। देखते ही देखते उनका व्यवसाय 1-2 साल के अंदर ही काफ़ी बड़ा हो जाता है। कई जगह और व्यवसाय फैला देते हैं और पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होती है। तकरीबन 2 साल के बाद इन दोनों के घर में एक खुशियाँ आती हैं। नीरज और सकीना को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। और जब बेटा और बेटी इनके जीवन में आते हैं तो इनकी खुशियों में 4 लग जाती है। घर में तमाम तरह की खुशियाँ आ जाती है। माता पिता बहन सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके 1 साल के बाद वहीं के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अपनी बहन का बड़े ही धूमधाम से नीरज और सकीना शादी करवाते हैं और शादी के बाद जो उसकी बहन थी वो अपने पति के साथ रहने लग जाती है। बाकी माता पिता नीरज, उसका बड़ा भाई सूरज और सकीना, इनके दोनों बच्चे बड़े ही हंसी खुशी से अपने परिवार में अपने लोगों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक सच्ची घटना, जहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है कि जहाँ पर जीवन खत्म हो जाता है लेकिन फिर से एक नए जीवन का आगाज़ होता है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, एक नया रिश्ता बनता है और इस रिश्तों के चलते ही ये लोग इतनी आगे की ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं। तो जीवन से इस कहानी को बताने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आपको किसी भी तरह का तकलीफ़ देना। इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ है कि जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इन घटनाओं से निजात भी ऊपर वाले ही दिलाते हैं। कोई ऐसा रास्ता भी हमारे सामने लेकर के आते हैं कि जो आपको उन घटनाओं से विमुख करके, उन घटनाओं की उन यादों को भुला करके और आपको नया जीवन दान दिया जाता है, नया जीवन मिलता है जिस पे चल करके आप अपने जीवन को और भी आगे बढ़ाकर और भी तमाम खुशियाँ प्राप्त करते हैं। तो ये सी कहानी, आपको कहानी जैसी भी लगी होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।